ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत ओ सदा नीरा पाठ, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित है, इस पाठ के कुछ सारगर्भित पंक्तियों की व्याख्या आज हम लोग करेंगे। ये पंक्तियां हैं: अब वेग की लगती नहीं हैं, या तो लाज में गड़ी निस्पंद सरकती रहती हैं, या बरसात के दिनों उन्मत्त यौवना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती हैं। इसकी व्याख्या होगी। ये पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के ओ सदा नीरा पाठ से उद्धृत हैं। हिमालय से निकलकर चंपारण की भूमि को संस्पर्श करती हुई बहने वाली नदियों के विषय में उनके बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने यथास्थिति पर चिंतन किया है। ये प्रसंग उसी से जुड़ा हुआ है। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि घने वनों को काटने एवं खेतों के निर्माण से धरती नंगी हो गई है। वनाच्छादित भूमि से नदियों के स्वरूप में तेजी से बदलाव नहीं आता, लेकिन भूमि और वनों के शोषण दोहन से नदियों का स्वरूप भी बदल गया है। पूर्व की भांति अब ये नदियाँ खिलकती नहीं, यानी हहर हहर कर नहीं बहती। उनकी धाराएं संकीर्ण एवं कई धाराओं में विभक्त हो गई हैं। वे भी कभी कभी अपने प्रचंड वेग से जन धन का अपार क्षति पहुंचाती हैं। वनों के कारण अपर्दन क्रिया कम होती हैं। नदियां अब स्थिर होकर मंद गति से, यानी बेजान रूप से बह रही हैं। बरसात के दिनों में अल्हड़ नवयुवती की तरह ये नदियां भी प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं और नर्तन करते हुए पूरे जन धन की हानि पहुंचाती हैं। इन पंक्तियों में लेखक का मंतव्य है कि मानव अपने निजी स्वार्थ के लिए प्राकृतिक सुषमा का भरपूर शोषण किया है। इस क्षेत्र के वनों की अंधाधुंध कटाई, विकास की दौड़, भूमि के अपहरण तथा ट्रैक्टर की जुताई द्वारा सरस सलिल नदियों को श्रीहीन कर दिया है। आगे पंक्तियां हैं: इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण हैं। जान पड़ता है आदिकाल से ही आने जाने वालों का यहाँ तांता बंधा रहा है। जंगल से छीनी गई धरती के लिए पुष्ट हाथ प्रायः बाहर से ही आते रहे हैं। की व्याख्या है: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के ओ सदा नीरा पाठ से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों में रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर ने चंपारण क्षेत्र में बसे हुए लोगों के ऐतिहासिक सांस्कृतिक पक्ष पर प्रकाश डाला है। यह प्रसंग वहाँ के निवासियों के बारे में लिखा गया है। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से लेखक का कहना है कि चंपारण की धरती पर
जो लोग निवास करते हैं उनमें मिश्रण हो गया है। प्राचीन एवं बाहर से आए हुए लोगों के मिश्रण से यहाँ की सांस्कृतिक बनावट अपनी विशेषता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे आने जाने वाले लोगों का तांता बहुत पहले से ही लगा हुआ है। जंगल से अपहृत धरती को जोतने बोने के लिए स्वस्थ और मजबूत आदमी की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए बाहर से धांगड़, थारू और भूइयाँ जैसे आदिवासियों को लाया गया और उन्हें वहाँ बसाया गया। इन पंक्तियों में विद्वान लेखक ने हिमालय की तलहटी में अवस्थित चंपारण की वनाच्छादित भूमि पर कृषि करने के लिए बाहर से आए धांगड़, थारू, भूइयाँ आदि लोगों के साथ प्राचीन निवासियों के सांस्कृतिक ऐतिहासिक पक्ष पर प्रकाश डाला है। आगे पंक्तियां हैं। पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी। इनकी व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के ओ सदानीरा पाठ से उद्धृत हैं। इसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर ने इस लेख में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों का चित्रण किया है। उक्त पंक्तियों में लेखक ने पिछले 10-12 वर्षों में पीड़ित एवं बेसहारा बनकर भारत में आए बंगाली शरणार्थियों के बारे में चर्चा की है। भारत में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की दशा दयनीय थी। वे वहाँ के शासन से त्रस्त होकर भारत आए थे। धनहीन एवं श्रीहीन होकर उनको यहाँ शरण लेनी पड़ी। यह हमारी शासन व्यवस्था की ही देन है कि सबसे पहले चंपारण में ही पूर्वी बंगाल से आए हुए शरणार्थियों को एक निश्चित योजना के अनुसार बसाया गया। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक पूर्वी बंगाल से आए हुए शरणार्थियों के प्रति मानवीय आधार पर संवेदना रखते हुए उनकी दयनीय, अभावयुक्त बेबसी का चित्रण करते हुए शासन व्यवस्था द्वारा सुनियोजित रूप से बसाए जाने पर प्रशंसा व्यक्त किया है। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद।